नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव के लोग। मैं हूं राम जी यादव। गांव के लोग का जब हम नाम लेते हैं तो गांव के लोग एक ऐसे लोगों के समूह से बनता है जो इस देश की अर्थव्यवस्था में जिनका योगदान है और बहुत साइलेंट योगदान वो होता है। वो प्रशासनिक ढांचे से लेकर शैक्षणिक और सामाजिक ढांचे से जुड़ा हुआ होता है और वे तमाम सारे लोग जो कि अपनी अपनी भूमिकाओं को अंजाम देते हुए अपनी पूरी उम्र गुजारते हैं एक सरोकार के साथ, वे सब के सब लाइमलाइट में नहीं आ पाते हैं, लेकिन वे उनका काम किसी भी स्तर पर जो है जब उसका आकलन होगा तो बहुत ऊंचा काम होता है। हमारे बीच में आज भैयालाल यादव जी उपस्थित हैं। भैयालाल यादव जी मुफ्तीगंज जौनपुर में स्थित एक कॉलेज गोवर्धन इंटर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य हैं और जब मैं पहली बार वहां गया तो यह देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि वहां की दीवारों पर जो स्लोगन लिखे हुए थे वो तमाम सारे महापुरुषों के उन सूक्तियों पर आधारित थे जो उन्होंने राष्ट्र निर्माण, देश निर्माण और अपने समय के मनुष्यों के चरित्र निर्माण के लिए कहे थे और जिससे कि हमारा एक विजन, हमारे भीतर का एक इंसान जो जिस तरीके से पैदा होता है उसको पैदा करने में सहायक जो नारे होते हैं, जो स्लोगन होते हैं, जो कविताएं होती हैं, वो उनके उसमें दीवारों पर थे और बहुत ही अनुशासन प्रिंसिपल साहब ने अपने कॉलेज में अपने दौर में बनाया। लड़कों के बहुमुखी विकास के लिए उन्होंने हर तरह से प्रयास किया। उनके भीतर अगर काव्यात्मक प्रतिभा है तो और वैज्ञानिक प्रतिभा है तो या सामाजिक चिंतन की कोई ऐसी प्रतिभा है तो उनकी अभिव्यक्ति का उन्होंने एक रास्ता निकाला। आज वे हमारे बीच में हैं। उनका जीवन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वे बहुत अच्छे शोधार्थी रहे हैं अपने दौर में और उनका जो पूरा का पूरा उस दौर का जो एक रूसी साहित्य और संस्कृति और भारत पर उसका असर और नए मनुष्यों का जो निर्माण हो रहा था उससे उनका बहुत गहरा साबका ही नहीं है, बल्कि वे उस पीढ़ी के स्वयं सदस्य हैं। आज भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। आपकी यात्रा जो शुरू हुई हम उसके बारे में इसलिए शुरू से जानना चाहते हैं कि आप बनारस के एक सुदूर गाँव में पैदा हुए जिसका नाम संभवतः तिलमापुर है जी। और तिलमापुर यहाँ बनारस की मुख्य धारा से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और उस गांव से निकलकर आप बनारस शहर में आए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपका अध्ययन आपने किया, पढ़ाई की वहाँ से। तो वो यात्रा कहाँ से शुरू हुई? हमारी यात्रा, आपने कहा ही कि मैं गांव में पैदा हुआ हूँ। मेरा गांव बनारस से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर केराकत जाने वाले मार्ग पर बगल में स्थित है। वहाँ हमारी प्रारंभिक शिक्षा हुई गांव में और वहीं राम बाबा इंटर कॉलेज सिंधोरा से मैंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। वहाँ से फिर मैं बनारस सेंट्रल हिंदू स्कूल कमच्छा में पीयूसी, तब वो पीयूसी हुआ करता था, और उसके बाद मैं बीएचयू कला संकाय में बीए, उसके बाद वहीं से प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व में मैं 1980-81 के सत्र से एमए पास किया और साथ साथ हमने रूसी भाषा साहित्य का अध्ययन भी किया और वहाँ से हमने एमए की डिग्री ली रशियन में। फिर उसके बाद मेरा चयन पोस्टल टेलीग्राफ में हुआ। वहाँ से जाने के बाद वहाँ 2.5-3 महीने के बाद RDSO लखनऊ, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ में मैं सहायक वे पद पर नियुक्त हो गया। और फिर जब 1982 में माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग का गठन हुआ, उसके बाद वहाँ से लेक्चरर्स के लिए वांट निकली, तो मेरा चयन गोवर्धन इंटर कॉलेज मुफ्तीगंज जौनपुर में प्रवक्ता इतिहास के रूप में हो गया।
जहां मैं 2007 से प्रधानाचार्य के पद पर काम करता रहा और 31 मार्च 2021 को मैं सेवानिवृत्त हो गया। मैंने, जैसा कि आपने कहा, जब आप गए थे विद्यालय पर और जिस तरह के कोटेशन या जो सारी चीज़ें वहाँ देखे थे, मैंने भरसक कोशिश की कि उनसे बच्चे प्रेरणा लें और उसका अपने जीवन में अनुपालन करें। और इसलिए हमने तमाम विदेशी और देसी मनीषियों के कथनों को दीवालों पर अंकित करवाया था। अच्छा, जब आप बीएचयू में आए तो बीएचयू में उस समय ही, बल्कि उससे काफ़ी पहले से विद्यार्थी परिषद सक्रिय था, लेकिन आपका रुझान न समाजवादी आंदोलन की तरफ हुआ, न ही जो है विद्यार्थी परिषद जो कि बहुत तेज़ी से लोगों को अपने ग्रिप में ले रहा था उस तरफ हुआ, बल्कि आप एक तरह से आप कहिए उस समय की सबसे प्रगतिशील धारा जो है उस तरफ मुड़े। इतिहास, प्राचीन इतिहास आपने पढ़ा और फिर उसी भाषा और साहित्य की तरफ भी आपका रुझान बना। तो इसके पीछे कौन से कारण थे कि आपका उधर जो है रुझान बना? देखिए, जब हम पहली बार बनारस CHS में एडमिशन लिए तो वो दौर था 1974-75 का, और तब BHU में जो छात्र संघ के चुनाव होते थे उसमें यहाँ के लड़के भी वोट देते थे। और उसी समय समाजवादी युवजन सभा, जो उस समय BHU में सबसे प्रमुख छात्रों का संगठन रहा, और मजूमदार जी तो उस समय तक एक तरह से छात्र राजनीति में तो थे, राजनीति तो कर रहे थे, लेकिन BHU से उस समय उनका कोई संबंध नहीं रह गया था। उस समय मोहन प्रकाश चुनाव लड़ रहे थे अध्यक्ष के लिए, और अंजना प्रकाश जो यहाँ से विधायक हुए थे बाद में, शत्रुत प्रकाश उनकी बहन थी, और तीसरे नहीं, शत्रुत प्रकाश की पत्नी थी, आनंद प्रकाश की बहन थी, जी, आनंद कुमार की। तो वो तीसरे नंबर पर व्योमेश यादव महामंत्री के रूप में लड़ रहे थे। और उस समय जब ये चुनाव हो रहा था तो जो ये धारा थी बहुत मजबूत थी, और हम लोग इससे आकर्षित भी थे। मोहन प्रकाश का एक व्यक्तित्व था, उनकी भाषण शैली, उनके बोलने का अंदाज, और सारे लोग आकर्षित होते थे। और हम लोग कभी कभी तो क्लास छोड़ करके कमच्छा से लंका पर उनके भाषण को सुनने के लिए हम लोग चले जाते थे। ये वो दौर था जब उसके बाद इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी के बाद छात्र संघ वहाँ उस पूरे दौर में 25 महीने तक बंद रहा, और मोहन प्रकाश का कार्यकाल एक तरह से उसी तरह चला गया। लेकिन बाद में फिर जब दोबारा जब वहाँ हम BA में चले गए तो चंचल चुनाव लड़े, और चंचल ही अध्यक्ष चुने गए। बाकी 2 पदों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग चुने गए। तो वो जो राजनीति थी वहाँ की, वह पूरी की पूरी राजनीति, जैसे विश्वविद्यालय में छात्र संघ की क्या भूमिका थी, यहाँ का जो राजनीतिक माहौल था या जो वैचारिक धरातल पर था, उसके बाद ऐसे ग्रुप थे, जैसे हिंदी में एक राम नारायण शुक्ला जी थे, इनके कुछ जो छात्र शिष्य थे वो एक विचार मंच बना करके, प्रगतिशील विचार मंच, इसी तरह का कोई संगठन बना करके वो अपना वहाँ कुछ आंदोलन करते थे, प्रदर्शन या पत्रिकाएं, दीवाल पत्रिका, इस तरह की चीज़ें करते थे। तो ये वो दौर था। और वहाँ से फिर चूँकि हमारी जो वैचारिक समझ थी वो बहुत कुछ शुरू से ही वामपंथ की ओर रही। और ये इसका कारण ये था कि जब हम 8 में पढ़ते थे, कक्षा 8 में, तो हमारे एक मास्टर साहब थे जो हमको गर्मी की छुट्टियों में राहुल सांकीर्तन की किताबें
देते थे। और जो पहली किताब उन्होंने दिया था हमें, आज भी हमें याद है, तुम्हारी छः। और उसके बाद तो राहुल जी की लगभग सारी किताबें मैं एक एक करके पढ़ डाला था। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो समझ में नहीं आती थी, या हमारे जो उस समय का जो हमारा मानसिक विकास था उससे ऊपर से चली जाती थी। लेकिन बाद में फिर जा कर के हमने जब उसको पढ़ा तो एक तरह से पूरा का पूरा हमारा जो सेटअप था वो उस तरफ झुक गया, और हम फिर उसी तरफ अपने विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। तो जब आप राजनीतिक रूप से एक समझदारी आपकी विकसित हो गई थी, तो चुनावी राजनीति में छात्र संघ की आपने जाने की कोई वो नहीं कोशिश की, या कोई मन नहीं हुआ? नहीं, उस तरह की राजनीति के लिए मन में कोई आकर्षण नहीं था। हम लोग समर्थक के रूप में, या जो हमें लगता था कि ये अच्छा है हमारे लिए, छात्रों के लिए, उसके समर्थन में हम रहते थे। लेकिन कभी भी राजनीतिक रूप से अपने को एक पदाधिकारी के रूप में प्रस्तुत करने की मन में कभी लालसा नहीं आई। अच्छा, आपका उस दौर में क्या आदर्श बन रहा था? कौन सी चीज़ों की तरफ आप सोचते थे कि आपको भी उस तरीके का बनना है? प्राचीन इतिहास का जब आप नाम लेते हैं, तो प्राचीन इतिहास का बाद में जो अभी जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, और प्राचीन इतिहास का मतलब ये है कि भारत की पूरी बनावट को एक तरीके से समझने की आधारभूत जो ज़मीन है वो आपके जहन में थी। लेकिन आपका आपका आदर्श क्या बन रहा था? खासतौर से रूस में भी उस समय इतिहास का एक लेखन जो हो रहा था, चीज़ों को वस्तुगत तरीके से समझने की, तो क्या उस तरह की कुछ आपके दिमाग में बात आई? अब देखिए, राहुल जी को पढ़ने से एक मन में ये धारणा तो बनी, और उसमें कुछ लोग ऐसे थे जैसे काशी प्रसाद जायसवाल, उनके प्रति ज़्यादा जानने की और उनके ऐतिहासिक विरासत को समझने की मन में आकांक्षा हुई। और फिर ये झुका हुआ कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व पढ़ें। अन्यथा मैं प्रारंभ में विज्ञान का विद्यार्थी था, और अब इसको आप मेरा पागलपन कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए, जब मैंने राहुल जी को पढ़ा और जायसवाल जी के बारे में जब पढ़ा, तो मेरे मन में ये हुआ कि हमें भी ऐसे ही कुछ करना चाहिए, या इस तरह का होना चाहिए। और तब मैं उधर आकर्षित हुआ, और मैंने निश्चित किया कि मैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी से ही ये मैं करूँगा। जायसवाल जी की एक बहुत प्रसिद्ध किताब है हिंदू पॉलिटी। उसके बारे में आप उस समय पढ़ चुके थे उस किताब को? नहीं, उस समय तो नहीं पढ़े थे, लेकिन हम लोग जब BA पार्ट 2 में जब रहे, तो सिकंदर के आक्रमण के समय, सिकंदर के आक्रमण के बारे में जब पढ़ाया जाता था, तो जो अध्यापक पढ़ाते थे वो सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत में कौन कौन गणराज्य थे या कितने राज्य थे, उनके बारे में, उनके अनुसार सबसे ऑथेंटिक सूचना, प्रामाणिक सूचना जायसवाल जी के हिंदू पॉलिटी में मिलती है। और उस संदर्भ में तब वहाँ आकर के हम लोग हिंदू पॉलिटी को, उसका हिंदी अनुवाद भी अब तो है, उसको हम लोग देखने की कोशिश किए। अभी इतिहास का घालमेल बहुत तेजी से किया जा रहा है, और संघ की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि संघ समर्थित भाजपा सरकार, उसी के गर्भ से जो भाजपा सरकार निकली, वह सत्ता में है, केंद्रीय सत्ता में, और वो इतिहास की तमाम सारी संस्थाओं को अपने काबू में रखते हुए वहाँ जिस तरह के लोग रिक्रूट हो रहे हैं, जिस तरह के लोग रिक्रूट हो रहे हैं, वो सारे के सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इतिहास की समझ बहुत थोथी है। तो क्या फेरबदल, क्या घालमेल कर रहे हैं, आपको कभी अंदाजा इस बात का हुआ? देखिए, कोई भी सत्ता सबसे पहले इतिहास को ही उलटना पलटना चाहती है, क्योंकि इतिहास एक ऐसी चीज़ है। और जैसे जब आप ये कह रहे हैं, तो मुझे याद आ रहा है, दिनकर जी ने अपना संस्मरण लिखा है जायसवाल जी के बारे में। उसमें उन्होंने लिखा है कि जायसवाल जी जब लंदन गए पढ़ने के लिए,
तो वहाँ उनकी भेंट सावरकर से भी हुई थी और उन्होंने इनके सामने प्रस्ताव रखा था। हालांकि ये स्वाधीनता की लड़ाई में ये भी सहयोग करते थे, जायसवाल जी भी। तब जायसवाल जी ने कहा कि हमारा राष्ट्रवाद और आपका राष्ट्रवाद भिन्न है, मैं आपका रास्ता अख्तियार नहीं कर सकता। तो यहां यही देखिए, हमारी जहां तक समझ है, सारे राष्ट्रवादी इतिहासकारों में राष्ट्रवादी जायसवाल जी भी थे, लेकिन अगर वामपंथी इतिहासकार के कोई नजदीक है उनमें तो जायसवाल जी हैं। और जायसवाल जी को यहाँ तक कि रामशरण शर्मा ने एक लेख लिखा था जायसवाल जी के ऊपर, उसमें उन्होंने कहा है कि उनको जब कलकत्ता विश्वविद्यालय से निकाला गया तो उन्हें देशद्रोह के शिक्षणालयों का संभावी लेखदाता कह के निकाला गया। उन्होंने जायसवाल जी को मॉडर्न रिव्यू में जो लेख लिखा था, उन्होंने उसी लेख को आधार बना करके उन्हें वहां से निकाल दिया गया। और इस आधार पर आज जायसवाल जी, जैसे एक बार दिनकर जी ने पूछा जायसवाल जी से कि पिताजी ये बताइए कि आप भूत प्रेत को मानते हैं, टोना टोटका को मानते हैं, सारी चीजें मानते हैं, तो फिर आप नास्तिक कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा कि देखो दिनकर, जब मैं लंदन आया पढ़ने तो मेरा जो डेरा था जहां गिरा, जिस बुढ़िया के घर में मैं पेइंग गेस्ट के रूप में रहा, उसका घर भगवान के बोझ से बरी था। जब यहां से मैं भारत गया लौट के तो रामावतार शर्मा से दोस्ती हो गई, जो नास्तिक थे, महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा, जिनको जायसवाल जी वो कपिल कहते थे, मतलब भारत के कपिल की संज्ञा उनको देते थे। और जब बुढ़ाई में आदमी भगवान की तरफ झुकता है तो राह में रहुलवा आ गया, तो मैं नास्तिक कैसे नहीं हूं? मतलब दिनकर जी ने अपने संस्मरण में लिखा है जायसवाल जी के, और अकेले वो आदमी थे जिन्होंने इनको पटना के हिंदी साहित्य सम्मेलन में इनकी हिमालय के प्रति कविता कम से कम 4 बार पढ़वाई और सबसे ज्यादा सपोर्ट उन्होंने किया। अच्छा, थोड़ा सा इस बात की तरफ इशारा किया जाना चाहिए कि जायसवाल जी का जो राष्ट्रवाद था उसकी मोटा मोटी क्या विशेषताएं थी? जैसे जायसवाल जी ने जो हिंदू पॉलिटी लिखी, विंसेंट स्मिथ उस समय उनके लिए वहाँ अंग्रेज़ों के लिए एक उनकी जो किताब थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो पूरा साम्राज्यवाद का उनका जो दृष्टिकोण था, उसमें 500 पेज की किताब है जिसमें 75 पेज लगभग सिकंदर के आक्रमण पर है। और उनका जोर ये था कि जो भारत भूमि है इस पर राजा का अधिकार होता है। एक तो उनका जो अंग्रेजों का भूमि हड़प और ये सब बेलेजली और कार्नवाली से सारी चीजें थी, लेकिन जायसवाल जी ने हिंदू पॉलिटी में ये कोशिश किया इस चीज को एकदम इग्नोर, मतलब नकारने की, कि ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही जनता का अधिकार होता था, और ये जायसवाल जी का सबसे मौलिक उनकी देन है जायसवाल जी की। यानी वो जनता के इतिहासकार की तरह थे, एक तरह थे, वो इस तरह सोचते थे। तो आपने जब इतने महत्वपूर्ण लोगों को अपने दौर में पढ़ा और आपको बहुत अच्छे लोगों का सानिध्य मिला, तो आप इतिहास लेखन की तरफ नहीं गए बल्कि अध्यापन की तरफ गए, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, बचपन से ही मैं जब कक्षा 5 में पढ़ता था तो हमें हमारे जो मास्टर साहब थे जो पढ़ाते थे, वो सवाल बोलते थे, हम लोग लगाते थे, और जब उस सवाल को समझाना होता था तो वो मुझे कह देते थे कि ब्लैक बोर्ड पर लगाओ। और ये काम मैं एकदम जैसे वो करते थे उसी तरह करता था। और चाहे जो भी रहा हो, लेकिन प्रकारांतर से हमारे मन में तभी ये इच्छा थी कि हमें भले ही प्राइमरी का मैं अध्यापक बनूं, लेकिन बनना मुझे अध्यापक ही है। मुझसे बहुत सारे लोग कहे भी कि अरे आप परीक्षा दीजिए। मैं इंटरव्यू में जब मैं गया था तो जो इंटरव्यू ले रहा था आदमी, उसने खुद कहा कि आपने जैसे प्रश्नों का उत्तर दिया है इस तरह से आप अगर प्रतियोगी परीक्षाएं दीजिए तो आप, उनके सर हमारी उधर जाने की इच्छा नहीं है।
हम पीसीएस या, तो उसने कहा कि भाई हम आईएएस की बात, हम तो गांव के रहने वाले हैं, हम लोगों की अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है। कहा भाई उसकी बात छोड़िए, लेकिन आप कुछ परीक्षाएं हैं जिसको आप पास कर सकते हैं, लेकिन हम कह नहीं, हमारी इच्छा नहीं है उधर जाने की। तो हमारे मन में ये था कि हम अध्यापक ही बनेंगे। अब वो रहा कि हम इंटरमीडिएट में बन पाए, डिग्री कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाए, वो सब सारी चीज़ें। तो क्या लिखने की तरफ आपकी कोई दिलचस्पी हुई? अब इस समय तो क्या कहें, दिलचस्पी कुछ लिखने उखने का थोड़ा बहुत, कविता या कुछ गीत उत लिखने का वो था, लेकिन अब चूंकि हमारा जो कॉलेज था, हमारा उधर उस तरह का ध्यान रहा कि बीच बीच में सब कभी कभी कुछ बिरहा उरहा, हमारे एक मास्टर साहब थे साथ में, तो बिरहा उरहा लिखवाते थे। तो कुछ दिन वो दौर चला, लेकिन फिर उसमें भी ये लगा कि ये सब बस समय जाया करना है, कुछ करना नहीं है। लेकिन फिर अध्यापकी ही सबसे। तो जब आप अपने आदर्शों के साथ जब अध्यापन में आए और आपको एक पूरे कॉलेज का जिम्मा मिला कि आप इसको संभालिए, तो अपने उन बच्चों में, विद्यार्थियों में उनकी दिलचस्पियों को विकसित करने में किस तरीके से आपने योगदान किया और उसमें किस तरीके की सफलता आपको मिली, और कौन सी चीज़ें थी जो बाधा थी? देखिए, बाधाएं तो बहुत थी। समाज की जो संरचना है इस तरह की है कि बाधा तो बहुत होती है, लेकिन हमने कोशिश की कि हमारा जो वैचारिक जुड़ाव है, जहाँ से हम प्रकारांतर से बच्चों को समझाएं कि वो वहाँ से जुड़ें और ये चीज़ें अच्छी क्यों हैं। चूंकि हम इतिहास के आदमी थे, तो हम इतिहास भी जब पढ़ाते थे तो जो समसामयिक साहित्यिक समाज है या साहित्य में जो कुछ हो रहा है, इन सब चीज़ों को हम जोड़ करके उससे उनको मोटिवेट करते थे कि देखिए ये ऐसे होता है इतिहास, और उसका परिणाम भी होता था, बच्चे मोटिवेट भी होते थे। क्योंकि हमारा विद्यालय जहाँ है वो बहुत ही पिछड़ा इलाका है, एक तरह से कह लीजिए। जौनपुर भले शिक्षा में बहुत अच्छा हो कागज़ में, लेकिन जो गांव के बच्चे जहाँ आते हैं, गरीब परिवारों के बच्चे आते हैं, छोटी छोटी जातियों के बच्चे आते हैं। पूरे विद्यालय की अगर जनसंख्या 1200 है तो उसमें लगभग 600 तो हरिजन या एससी के लड़के हैं। तो इस तरह की स्थिति थी। तो वहाँ बहुत सारा स्कोप तो नहीं था इस तरह का, क्योंकि उनका स्तर भी उस तरह का नहीं था। जब कभी हमको बच्चे ऐसे मिलते थे, जैसे जब आप गए थे, वो उस समय हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे थे, 2 4 10, जो जिनसे हम कुछ भी काम करवा लेते थे और रनिंग वे में वो करते थे। चलते चलते हम उनको कह देते थे कि ऐसे करना है, वो कहते थे ठीक है सर हम लोग करेंगे, और करते थे। हमारे यहाँ पैनल इंस्पेक्शन हुआ था। एक लघु नाटिका हमने पढ़ी थी उस समय, धर्मयुग में, संभवतः 83 में वो निकली थी, मधु पांडे की विडंबना। उसमें जनता है और एक विपक्ष है, एक सत्ता दल है, और इसी को आधार बना के वो, तो हमने उन बच्चों को ऐसे ट्रेंड किया, और उन्होंने इतना शानदार वो किया था कि जो लोग आए थे उसको देखने के लिए, उन्होंने सोचा कि ये कहाँ से बच्चे ऐसा कर पा रहे हैं। तो जब उस तरह का माहौल था और बच्चे मिलते थे तो बहुत अच्छा होता था। अब जब नहीं मिलते थे तो, और भरसक हमने कोशिश की कम से कम उनको कोई बाहरी आकर के दूषित न करे। जैसे मैं एक दिन अपने ऑफिस में बैठा था, 5-6 लड़के आए, और देखिए यहाँ जो आज की जो राजनीति है, या जैसे आज चुनाव का दौर है, चुनाव में सपा है, बसपा है, सारी चीज़ें हैं, भाजपा है और ये सारी, लेकिन ये लोग जमीन पर काम नहीं कर रहे हैं, हवा में काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता इनके उस तरह के नहीं हैं। वहाँ 5-6 लड़के आए और हमारे ऑफिस में आए, अंदर आ सकते हैं? हम क्या, आइए, बोलिए क्या बात है। तो उन्होंने कहा सर हम लोग मेंबर बनाने आए हैं। कि किसका मेंबर बनाएंगे? कहें आरएसएस का मेंबर बनाएंगे। कि किसको मेंबर बनाओगे? तो कहें छात्रों को। उनके भाई यहाँ तो हम अनुमति नहीं देंगे बनाने की, आप इनके घर जाके गार्जियन से मिलिए। कहें और जगह तो हम जाके वो किए। तो हमने कहा यहाँ तो ऐसा नहीं होगा भाई, तुम इनके गार्जियन से जाके पूछ लो, अगर वो कहते हैं तो मेंबर बनाओ तुम। तो कहें सर हर जगह हमको अनुमति मिल गई। हम कह यार देखो, हम ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, दीवार पर देखो क्या लिखा है। तो उन सबों ने नाम पढ़ा, तो एक धूमिल का कोटेशन हमने लिखा था और एक कार्ल मार्क्स का, तो दोनों का लगभग वही है
कविता मनुष्यता की मातृभाषा है, मार्क्स का था, और धूमिल का भी इसी तरह है, कविता आदमी होने की तमीज है। तो हम कहे देखो इनको जानते हो, तो उसमें एक लड़का कहा हाँ सर नाम तो सुने हैं, हमके बस नाम सुने हो ना, तो जान लो कि हम अनुमति नहीं देंगे, तुम यहाँ से चले जाओ। तो हमको ये आश्चर्य हुआ कि देखिए ये लोग इस स्तर पर काम कर रहे हैं, मतलब वहाँ जा करके छात्रों को वो बना करके और अपना वो दिखाएंगे कि हमने इनको मेंबर बना दिया, और यहाँ कोई कुछ करने को तैयार नहीं है, बस कॉलर टाइट करके चौराहे पर बैठ करके नेतागिरी करेंगे कि ऐसे ये जीत जाएगा, ये जीत जाएगा। अच्छा, इतना बुरा हाल मैंने परिदृश्य है कि लोगों में राजनीति भी अब जैसे कमाने का और आगे पैसा कमाने का और पावर दिखाने का एक पावर पॉलिटिक्स एकदम एकदम सीधे सीधे हो गया है। तो अब क्या भविष्य दिखता है, क्या भविष्य दिखता है? देखिए भविष्य तो हमेशा अच्छा ही देखना चाहिए, लेकिन जो परिदृश्य है इसमें हम अच्छा नहीं देख रहे हैं। और भविष्य तो एक निश्चित है कि आज नहीं तो कल ये सारी चीज़ें बदलेंगी और अच्छा होगा, ये निश्चित है। वो इतिहास कभी एक ही दौर में नहीं रहता है, इतिहास हमेशा आगे जाता है, वो पीछे कभी नहीं आता। तो दौर तो अच्छा आएगा, लेकिन जो परिदृश्य है वह भयानक है। असली दुख की बात यह है, और इस परिदृश्य में जो लोग हैं उनका जो चरित्र है या उनकी निष्ठा जो है, यही गड़बड़ हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, बातचीत हुई आपसे इन तमाम सारी चीज़ों पर और बातों पर, तो बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद।